साल था 1883। जर्मनी में एक फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे एक किताब लिखता है। किताब का नाम था दस स्पोक जरथुस्ट्र। बेसिकली इस किताब में एक कैरेक्टर है जरथुस्ट्र। वो पहाड़ से नीचे उतरता है और लोगों से एक लाइन कहता है। क्या कहता है? मैन इज अ रोप फास्टेन बिटवीन एनिमल एंड उबरमेंस, अ रोप ओवर एन एबीज। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझिए। नीत्शे कह रहा है इंसान कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंसान एक ब्रिज है। एक तरफ है उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट जैसे कि फियर, ग्रीड, जेलिसी, सर्वाइवल, कंफर्ट जोन, और दूसरी तरफ उसका हाईएस्ट वर्जन, वो वर्जन जो अपनी वीकनेस से ऊपर उठता है, जो भीड़ के हिसाब से नहीं चलता, जो अपनी वैल्यूज़ खुद क्रिएट करता है, जो अपनी ज़िंदगी का मीनिंग खुद बना लेता है। मतलब नीत्शे के लिए लाइफ का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, लाइफ का पर्पस था खुद को क्रॉस करना और अपने लोअर सेल्फ से अपने हायर सेल्फ तक पहुंच जाना। और इसीलिए वो कहता है इंसान एक रोप है, एक ऐसी रोप जो एनिमल और उबरमेंस के बीच बंधी हुई है। नीचे एबीज है, मतलब खतरा, फियर, कंफ्यूजन, फॉल। लेकिन ग्रोथ भी वही है जहाँ रिस्क है, जहाँ आदमी अपने कंफर्टेबल वर्जन को तोड़ता है और अपने एक नए वर्जन को जन्म दे देता है। ये आइडिया पावरफुल था। 19th सेंचुरी यूरोप के लिए ये इतना पावरफुल आइडिया था। क्यों? क्योंकि उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड एक ट्रांजिशन में था। क्रिश्चियनिटी का ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा था। डार्विन इवोल्यूशन की बात कर चुके थे, साइंस आगे बढ़ रही थी, लोग गॉड को क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन नीत्शे ने एक और गहरी बात नोटिस की। उसने देखा लोग गॉड को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन गॉड के नाम पर जो वैल्यूज़ चल रही थी वो वैल्यूज़ अभी भी उनके अंदर चल रही हैं। ह्यूमिलिटी अभी भी वर्च्यू थी, सफरिंग अभी भी ग्लोरीफाई हो रहा था, वीकनेस को स्टिल मोरल गुडनेस समझा जा रहा था, अचीवमेंट को ईगो समझा जा रहा था और स्ट्रेंथ को सस्पिशियस कहा जा रहा था। कुल मिलाकर फ्रेमवर्क बदल रहा था, लेकिन वैल्यूज़ वही पुरानी वाली चल रही थी। नीत्शे ने इसी को कहा स्लेव मोरालिटी। उसके हिसाब से स्लेव मोरालिटी वो मोरालिटी थी जो वीकनेस को वर्च्यू बना देती है, स्ट्रेंथ को कंडेम करती है और इंसान को भीड़ के अंदर सेफ रहना सिखाती है। नीत्शे का सवाल था, अगर पुराना मोरल फ्रेमवर्क टूट रहा है, अगर गॉड का फियर अब सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इंसान अब कैसे जिए? गॉड के साथ कैसे जीना है, ये सवाल वेस्ट बहुत पहले से पूछ रहा था। लेकिन नीत्शे ने एक डेंजरस और ब्रेव सवाल पूछ लिया था, गॉड के बिना कैसे जीना है? और अगर ओल्ड वैल्यूज़ कोलैप्स हो जाएं, तो इंसान अपना हाईएस्ट पोटेंशियल कैसे पाए? इस सवाल का जवाब नीत्शे ने दिया, उबरमेंस। उबरमेंस का सिंपल मतलब है बियॉन्ड मैन या फिर ओवरमैन, सुपरमैन। ऐसा इंसान जो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करता, ऐसा इंसान जो हर्ड मेंटेलिटी से बाहर निकलता है, ऐसा इंसान जो इनहेरिटेड वैल्यूज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा इंसान जो खुद को ओवरकम करता है। नीत्शे ने सेल्फ ओवरकमिंग को समझने के लिए एक पावरफुल मेटाफर दिया था, 3 मेटामॉर्फोसिस, यानी इंसान के अंदर होने वाले 3 बदलाव। और पहला बदलाव है कैमल। कैमल वो स्टेज जहाँ इंसान सोसाइटी, ट्रेडिशन, मोरालिटी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उठाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल आइडियल है। कैमल सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद आता है लायन, वो स्टेज जहाँ इंसान कहता है अब बस, मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा, वो पुरानी वैल्यूज़ को चैलेंज कर देता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है, दैट इज़ चाइल्ड, वो स्टेज जहाँ इंसान सिर्फ तोड़ता नहीं, कुछ नया क्रिएट करता है, फ्रेशनेस, क्रिएटिविटी और इनोसेंस के साथ। यही नीत्शे की सेल्फ ओवरकमिंग जर्नी है। पहले इंसान इनहेरिटेड वैल्यूज़ का वेट उठाता है, फिर उन्हें क्वेश्चन करता है, फिर उनके पार जाकर अपनी नई वैल्यूज़ क्रिएट कर लेता है। और इसी जर्नी का हाईएस्ट सिंबल है उबरमेंस। उबरमेंस मतलब कोई सुपर ह्यूमन बॉडी वाला इंसान नहीं। उबरमेंस मतलब वो इंसान जो बोरोड लाइफ नहीं जीता, जो भीड़ के हिसाब से अपना ट्रूथ डिसाइड नहीं करता, जो अपनी वीकनेस को जस्टिफाई नहीं करता, जो खुद को बार बार ओवरकम करता है और जो लाइफ से भागता नहीं है, लाइफ को पूरी इंटेंसिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। नीत्शे के लिए उबरमेंस वही इंसान है जो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा,
बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस, करेज और क्रिएटिविटी से अपने अस्तित्व को एक नई मीनिंग दे देता है। लेकिन अब एक सेकेंड रुकिए, क्योंकि यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नीत्शे ने 1883 में जो सवाल पूछा था कि इंसान अपने लोअर सेल्फ से ऊपर कैसे उठ जाए, भीड़ से आज़ाद कैसे हो जाए, अपना हाईएस्ट वर्जन कैसे बन जाए, भारतीय परंपरा में ये सवाल, और सिर्फ सवाल नहीं, उसका जवाब भी बहुत पहले से मौजूद था। क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कुछ ऐसा ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा था। अर्जुन ने पूछा, एक स्टेबल, अवेकेंड, इवॉल्व्ड ह्यूमन कैसा दिखता है? वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, जीता कैसे है? और कृष्ण ने जो जवाब दिया, उस आइडियल ह्यूमन का नाम था स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब स्टेबल विजडम। स्थित प्रज्ञ मतलब वो व्यक्ति जिसका ज्ञान स्टेबल हो चुका है, जिसकी बुद्धि अब हिलती नहीं है, जिसका मन सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलता। भगवत गीता के चैप्टर 2 में जब अर्जुन कंप्लीटली ब्रोकन फेज में है, उसके सामने वॉर है, अपने ही लोग हैं, कंफ्यूजन है, फियर है, ड्यूटी और इमोशन के बीच भयंकर कन्फ्लिक्ट है। और इसी इमोशनल कोलैप्स के मोमेंट में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि हे कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है? देखिए, ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। अर्जुन कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एक ट्रूली इवॉल्व्ड इंसान रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है। कृष्ण इसका जवाब भी देते हैं और कहते हैं, जब इंसान अपने मन की डिज़ायर्स को देख लेता है, उनके पीछे भागना बंद कर देता है और अपने आत्म में संतुष्ट हो जाता है, तो वो स्थित प्रज्ञ है, जो दुख में टूटता नहीं है, सुख में बहकता नहीं है, जो राग, भय और क्रोध से परे हो जाता है, जो अच्छी चीज़ मिलने पर एक्सेसिव एक्साइटमेंट में नहीं बह जाता और बुरी चीज़ आने पर हेट्रेड में नहीं गिरता, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कछुआ ज़रूरत पड़ने पर अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी सेंसेस को ऑब्जेक्ट से वापस खींच लेता है। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है। लोग सोचते हैं स्थित प्रज्ञ मतलब इमोशनलेस इंसान, जैसे कोई रोबोट जिसको ना खुशी, ना दुख, ना प्यार, ना पेन। लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। स्थित प्रज्ञ इमोशनलेस नहीं होता, वो फील करता है, लेकिन फीलिंग उसका स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ लेती। वो दुख को देखता है, लेकिन दुख उसको परेशान नहीं करता। वो सुख को एंजॉय करता है, लेकिन कभी सुख को क्रेव नहीं करता। वो दुनिया में एक्शन करता है, लेकिन एक्शन के रिजल्ट का स्लेव नहीं बनता। यहाँ पर नीत्शे और गीता दोनों एक जगह मिल जाते हैं। दोनों कह रहे हैं इंसान को भीड़ से ऊपर उठना होगा। नीत्शे का उबरमेंस हर्ड मेंटालिटी रिजेक्ट कर देता है, और गीता का स्थित प्रज्ञ भी लोग क्या कहेंगे के हिसाब से नहीं जीता। दोनों कह रहे हैं सेल्फ मास्टरी ज़रूरी है। नीत्शे कह रहा है अपने इम्पल्स को मास्टर कर लो, गीता कह देती है अपनी इंद्रियों को मास्टर करो। दोनों कह रहे हैं पैसिव मत बनो। उबरमेंस लाइफ अफर्मिंग है, स्थित प्रज्ञ निष्काम कर्म करता है। दोनों के दोनों यानी गीता और नीत्शे दोनों वीक एस्केपिज्म को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब असली डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। नीत्शे के लिए प्रॉब्लम है इंसान अपनी लोअर नेचर से कैसे ऊपर उठे। गीता के लिए प्रॉब्लम और डीपर है, जो ऊपर उठना चाहता है वो मैं एक्चुअली है कौन। नीत्शे इंसान को भीड़ से आज़ाद करता है, गीता इंसान को अपने अहंकार से आज़ाद करती है। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। नीत्शे का उबरमेंस कहता है मैं अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करूँगा, मैं अपना मीनिंग खुद क्रिएट करूँगा, मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूँगा। लेकिन गीता का स्थित प्रज्ञ कहता है पहले ये तो समझ लो ये मैं कौन है। जो हर्ट हो रहा है क्या वो तुम हो, जो जेलस हो रहा है क्या वो तुम हो, जो फियर फील कर रहा है क्या वो तुम हो, या तुम उन सब के बस विटनेस हो। गीता कहती है जो फील कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, जो डिज़ायर कर रहा है वो प्रकृति का पार्ट है, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो इन सब को देख रहा है वो आत्मन है। और आत्मन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत
नहीं है। आत्मन तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसे क्रिएट नहीं करना, उसे डिस्कवर करना है। यही नीत्शे और गीता अलग हो जाते हैं। नीत्शे के लिए वैल्यू क्रिएट की जाती है, गीता के लिए वैल्यू डिस्कवर की जाती है। नीत्शे कहता है अगर ओल्ड गॉड बेस्ड मोरालिटी टूट गई तो इंसान को अब अपनी वैल्यूज़ खुद बनानी होंगी। लेकिन गीता कहती है वैल्यू कोई पर्सनल मूड से बनी हुई चीज़ नहीं है, धर्म एक डीपर ऑर्डर है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी इनर क्लैरिटी और कॉस्मिक रिदम के बीच का अलाइनमेंट है। धर्म बनाया नहीं जाता, धर्म पहचाना जाता है। जैसे सूरज को तुम क्रिएट नहीं करते, तुम बस पर्दे हटाकर उसकी रोशनी कमरे में आने देते हो। वैसे ही गीता के लिए ट्रुथ क्रिएट नहीं होता, ट्रुथ रिवील होता है। नीत्शे का उबरमेंस एक जर्नी है, बढ़ते रहना, ओवरकम करते रहना, क्रिएट करते रहना, अपनी लिमिट्स तोड़ते रहना, ये एक डायरेक्शन है। लेकिन गीता का स्थित प्रश्न एक डिफरेंट काइंड ऑफ अराइवल है। ये अराइवल मतलब रुक जाना नहीं, ये जंगल भाग जाना नहीं, ये लाइफ से एस्केप नहीं। स्थित प्रश्न बैटल फील्ड के बीच की स्टिलनेस है। कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड से भागने नहीं बोला, कृष्ण ने अर्जुन को एक्शन करने को बोला, लेकिन एक्शन के बीच इनर स्टिलनेस के साथ। यही गीता का ब्रिलियंस है। गीता कहती है एक्शन करो, पूरी इंटेंसिटी से करो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, लेकिन रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बना लो। सक्सेस आ गया तो मैं ग्रेट हूँ, फेलियर आ गया तो मैं वर्थलेस हूँ, ये दोनों इल्यूजन है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है पर फल पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी का ओनर नहीं बन सकता। आज की ज़िंदगी में देखिए, एक इंसान है, हार्डवर्क करता है, करियर बनाना चाहता है, सोसाइटी से अलग सोचता है, अपनी वैल्यूज़ पे स्टैंड करता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। ये नीत्शे का रास्ता है और ये ज़रूरी है। हर जनरेशन को एक नीत्शे चाहिए, क्योंकि नीत्शे इंसान को जगाता है। वो कहता है भीड़ में मत सो, अपनी ज़िंदगी बोरोड वैल्यूज़ पर मत जी, अपनी पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, खुद को ओवरकम करो। लेकिन वही इंसान एक दिन नोटिस करता है मैंने तो सब अचीव कर लिया, फिर भी अंदर एक खालीपन है। एक टारगेट कंप्लीट हुआ तो दूसरा टारगेट आ गया, एक सक्सेस मिली फिर और बड़ी सक्सेस चाहिए, एक आइडेंटिटी बनी फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फियर आ गया। साइकिल चलती रहती है, अचीवमेंट, टेम्पररी हैप्पीनेस, फिर एम्प्टीनेस, फिर न्यू टारगेट। नीत्शे का उबरमेंस इस साइकिल को ग्लोरीफाई करता है, कीप ओवरकमिंग। गीता का स्थित प्रश्न इस साइकिल को ऑब्जर्व करता है। वो पूछता है जो बार बार चेस कर रहा है उसकी भूख का सोर्स क्या है? क्या मुझे सच में ये चाहिए, या मैं अपने अंदर के खालीपन को आउटर सक्सेस से फिल करने की कोशिश मात्र कर रहा हूँ? यही डिफरेंस है। नीत्शे का रास्ता पावरफुल है क्योंकि वो वीकनेस से बाहर निकाल लेता है, लेकिन गीता का रास्ता डीपर है क्योंकि वो वीकनेस के रूट को देख लेता है। नीत्शे कहता है बिकम स्ट्रॉन्गर, गीता कहती है बिकम स्टिल। नीत्शे कहता है अपनी वैल्यू क्रिएट करो, गीता कहती है अपने अंदर के विटनेस को पहचानो, फिर तुम्हारा कर्म नेचुरली धार्मिक हो जाएगा। नीत्शे कहता है मैन इज अ रोप, गीता कहती है तुम रोप पर चलने वाले भी नहीं हो, तुम वो दृष्टा हो जो रोप, एबीज और क्रॉसिंग सब देख रहा है। और यहीं पर स्थित प्रश्न उबरमेंस से डीपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उबरमेंस अभी भी बिकमिंग में है, स्थित प्रश्न बीइंग में है। उबरमेंस कुछ करने की, कुछ बनने की जर्नी है, स्थित प्रश्न ये पहचान है कि तुम असली रूप में ऑलरेडी पूरे कंप्लीट हो। उबरमेंस हंगर है, हायर बनने की हंगर। स्थित प्रश्न फुलनेस है, जहाँ हंगर को समझ लिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नीत्शे को रिजेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। नीत्शे गलत नहीं था, नीत्शे एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसने वेस्ट को एक इम्पॉर्टेंट सवाल दिया था। उसने इंसान को हर्ड मोरालिटी से बाहर भी निकाला था। उसने कहा कि अपनी ज़िंदगी बोरोड बिलीफ सिस्टम पर मत चलाओ। ये बात आज भी रिलेवेंट है। आज भी लोग अपनी वैल्यूज़ खुद नहीं बनाते, एल्गोरिदम बना देता है, सोशल मीडिया बना देता है, फैमिली प्रेशर बनाता है, करियर मार्केट बना देता है, ट्रेंड बना देता है। आज का आदमी भी हर्ड मेंटालिटी में जी रहा है, बस हर्ड डिजिटल हो गई है। पहले सोसाइटी कहती थी ऐसा करो,
आज एल्गोरिदम कहता है ऐसा सोचो। पहले लोग परंपरा को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, आज लोग ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसलिए नीचे आज भी इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है वेक अप, क्वेश्चन करो, खुद सोचो, खुद बनो। लेकिन गीता उसके बाद आती है और गीता कहती है हाँ खुद सोचो, लेकिन पहले ये भी समझो कि खुद कौन है। जो तुम खुद कह रहे हो कहीं वो भी कंडीशनिंग का कोई प्रोडक्ट तो नहीं। तुम्हारी एम्बिशन भी बोरोड हो सकती है, तुम्हारा रिबेलियन भी बोरोड हो सकता है, तुम्हारे सक्सेस का आइडिया भी बोरोड हो सकता है, और इंडिविजुअलिटी का आइडिया भी इंस्टाग्राम से लिफ्टेड हो सकता है। इसीलिए गीता डीपर क्वेश्चन पूछती है। सिर्फ वैल्यू चेंज करने से काम नहीं चलेगा, ऑब्जर्वर चेंज होना चाहिए, दृष्टि चेंज होनी चाहिए। जब दृष्टि बदलती है तब कर्मा भी बदलता है, रिलेशनशिप भी बदलता है, सक्सेस का मीनिंग भी बदल जाता है, फेलियर का पेन भी बदल जाता है। स्थित प्रश्न का मतलब ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो। स्थित प्रश्न का मतलब है एम्बिशन हमें कंज्यूम ना कर ले। स्थित प्रश्न का मतलब ये नहीं कि एक्शन छोड़ दो। स्थित प्रश्न का मतलब है एक्शन हमारी आइडेंटिटी ना बन जाए। ये नहीं कि दुनिया से डी अटैच हो जाओ। स्थित प्रश्न का मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी अंदर से अटैच मत हो। ये डिफरेंस बहुत सटल है। एक इंसान काम कर रहा है रिजल्ट के लिए, दूसरा इंसान काम कर रहा है कर्तव्य के लिए। दोनों बाहर से सेम दिख रहे हैं, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों फैमिली संभाल रहे हैं, दोनों सोसाइटी में एक्टिव हैं, लेकिन अंदर डिफरेंस है। पहला इंसान रिजल्ट से ड्रिवन है, दूसरा इंसान क्लैरिटी से ड्रिवन है। पहला इंसान सक्सेस के बाद फूल जाएगा, फेलियर के बाद टूट जाएगा। दूसरा इंसान सक्सेस और फेलियर दोनों को देखेगा, सीखेगा और फिर अपना काम करेगा। यही स्थित प्रश्न है। और इसी वजह से गीता का मॉडल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है, लीडरशिप मॉडल भी है इसमें, इमोशनल रेगुलेशन का मॉडल भी है इसमें, और तो और परफॉर्मेंस का भी मॉडल है इसमें। आज के जेनजी को भी इसी की ज़रूरत है, क्योंकि आज सबको ऊबरमैन्स बनना है, सुपरमैन बनना है, सबको अपना हाईएस्ट वर्जन चाहिए, सबको सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, सबको हसल चाहिए, सबको पर्सनल ब्रांड चाहिए, सबको अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है जो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ क्या मैं उसे जानता भी हूँ, क्या मैं सच में ग्रो कर रहा हूँ, या बस अपनी इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा डेकोरेट कर रहा हूँ। क्या मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या सेल्फ रिजेक्शन, क्या मैं हायर सेल्फ की तरफ जा रहा हूँ या बस एक और पॉलिश्ड ईगो बना रहा हूँ। नीचे का आंसर है अपने आप को ओवरकम करो, गीता का आंसर है अपने आप को ऑब्जर्व करो। और जब ऑब्जर्वेशन प्योर हो जाता है तब ओवरकमिंग नेचुरली हो जाती है। जब तुम अपने फियर को क्लैरिटी के साथ देख लेते हो ना, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। जब तुम अपनी जेलिसी को क्लियरली देख लेते हो ना, वो कंट्रोल करना कम कर देता है। जब तुम अपनी डिज़ायर को क्लैरिटी के साथ देख लेते हो, तुम उसके स्लेव नहीं रहते। यही इनर फ्रीडम है। और इसीलिए स्थित प्रश्न उबरमैन से डीपर है, बिकॉज उबरमैन्स आस्क हाउ डू आई बिकम ग्रेटर। स्थित प्रश्न आस्क who is this I that wants to become greater. Uberman says create yourself. स्थित प्रश्न says realize yourself. Uberman says go beyond man. स्थित प्रश्न says go beyond ego. और यही इंडिया का डीपर कंट्रीब्यूशन है। इंडिया ने सिर्फ ये नहीं पूछा कि इंसान पावरफुल कैसे बनेगा, इंडिया ने ये पूछा इंसान पीसफुल कैसे बनेगा। इंडिया ने ये नहीं पूछा कि इंसान सक्सेसफुल कैसे बनेगा, इंडिया ने पूछा इंसान स्टेबल कैसे बनेगा। इंडिया ने ये नहीं पूछा इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, इंडिया ने पूछा इंसान इनर फ्री कैसे होगा। सिर्फ रिबेल कैसे बनेगा ये इंडिया ने कभी नहीं पूछा। इंडिया ने पूछा एक इंसान रियलाइज्ड कैसे बनेगा। 1883 में नीशे ने एक सवाल पूछा, गॉड के बिना इंसान का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। वो सवाल ब्रेव था, उसका जवाब भी पावरफुल था और उसने वेस्टर्न फिलॉसफी को एकदम हिला दिया। लेकिन भारतीय दर्शन ने इससे भी डीपर लेयर पर सवाल पूछा, इंसान का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ये समझने से पहले इंसान को ये समझना होगा कि वो खुद कौन है। नीशे ने कहा स्ट्रॉन्गर सेल्फ बनो, गीता ने कहा सेल्फ के पीछे जो विटनेस है उसे पहचान लो।
नीत्शे ने कहा वैल्यू क्रिएट करो, गीता ने कहा धर्म डिस्कवर करो। नीत्शे ने कहा भीड़ से आज़ाद हो जाओ, गीता ने कहा अहंकार से आज़ाद हो जाओ। नीत्शे ने इंसान को क्राउड से निकाला, गीता ने इंसान को ईगो से निकाला। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। उबरमेंश एक रोप है, जानवर और समथिंग ग्रेटर के बीच वो हमेशा क्रॉस कर रहा है। स्थित प्रज्ञ वो है जो क्रॉसिंग को भी देख रहा है, रोप को भी देख रहा है और एबीस को भी देख रहा है, और अपने अंदर एक ऐसी स्टिलनेस में खड़ा है जिसको कोई फॉल्ट टच नहीं कर सकता। नीत्शे एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, इसलिए नहीं कि उसने गीता से कुछ लिया, बल्कि इसलिए कि एक अलग ज़मीन पर, अलग कल्चर में, अलग लैंग्वेज में वो उसी डायरेक्शन में चला जहाँ भारतीय दर्शन बहुत पहले से गहरा उतर चुका था। ये कंपैरिजन नीत्शे को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, ये कंपैरिजन अपने ग्रंथों की डेप्थ समझाने के लिए और समझने के लिए था। क्योंकि कभी कभी हम अपनी ही चीज़ों को तब वैल्यू देते हैं जब वेस्ट उससे नए नाम से हमें वापस परोस देता है। सेल्फ मास्टरी हमारे पास था, विटनेस कॉन्शियसनेस हमारे पास था, डी अटैचमेंट विद एक्शन हमारे पास था, इमोशन रेगुलेशन ये भी हमारे पास था, हायर ह्यूमन पॉसिबिलिटी हमारे पास था। बस डिफरेंस ये है, वेस्ट ने अक्सर इंसान को आउटर कंक्वेस्ट के थ्रू समझा, इंडिया ने इंसान को इनर रियलाइजेशन के थ्रू समझा। वेस्ट ने पूछा व्हाट कैन मैन बिकम, इंडिया ने पूछा व्हाट इज मैन बियॉन्ड बिकमिंग। और यही आज का कंक्लूजन है। नीत्शे कहता है बिकम, गीता कहती है बी अवेयर। नीत्शे जहाँ पहुँचा गीता वहाँ से शुरू होती है। इसलिए कहा जाता है अपने ग्रंथ उठाओ, अपने ग्रंथ उठाओ, इसलिए नहीं कि वेस्ट गलत था, इसलिए कि जब दुनिया इंसान के हाईएस्ट वर्जन की बात कर रही थी, भारत इंसान के हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था। और इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। थैंक यू।